नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है। बहुत स्वागत है आपका अनअकैडमी के इस चैनल पर लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम में। और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस विशेष क्लास में। और इस क्लास में हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे, आज से मैं एक प्रोग्राम लेके आया हूं। इस प्रोग्राम को आप लोग पूरा कर लीजिएगा। इसका प्रोग्राम का नाम ही है जो मेरे द्वारा रखा गया है, यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। खास तौर से जो यूपी पीसीएस का पेपर, यूपी पीएससी 2020 का पीसीएस मेंस का पेपर हुआ है जो अभी, उसके सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर एक संभावित उत्तर के आधार पर कि उनका क्या आंसर हो सकता है उसको देखने की कोशिश करेंगे। इसके दो फायदे होंगे कि जो लोग मेंस दिए हैं पीसीएस का, उनके पास एक उत्तर का प्रारूप पहुंच जाएगा। दूसरा, जो नए बच्चे हैं जो पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक भी जो है एक माध्यम, जिस माध्यम से हम आपको ये बता सकेंगे कि आपको अपनी तैयारी किस लेवल पे लेके जा करनी है, क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। और एक जो 8 नंबर का सवाल होता है उस पर आपको कितना समय देना है, 12 नंबर वाले सवाल पर कितना समय देना है, यानी कि 125 शब्द आपको कितने समय में लिखना होता है और 200 शब्द कितने समय में लिखना होता है, कौन सा उत्तर बेहतर माना जाता है। और ये सिर्फ बोल के नहीं, पर क्वेश्चन को एनालिसिस करके हर क्वेश्चन जो पूछा गया पीसीएस 2020 मेंस में, तो उसमें आपको पता होगा कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 4 जीएस के पेपर होते हैं। इसमें से फोर्थ पेपर एथिक्स का होता है, बाकी 3 पेपर ये परंपरागत जीएस के पेपर होते हैं, जिसमें क्वेश्चंस अलग अलग पेपर में अलग अलग सेक्शन से आते हैं। तो हम लोग सर्वप्रथम पेपर 1 को 4 पार्ट में बांट कर लाए हैं क्लासेस में। पेपर 1 जो जीएस का पेपर 1 है, उसको मैंने 4 पार्ट में बांटा, मतलब 5-5 क्वेश्चन 5 into 4, मतलब कि 5-5 क्वेश्चन का एक वीडियो है ये। एक वीडियो में 5 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन, यानी टोटल 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इससे क्या होगा, आप पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा, आप तेजी से समझने की कोशिश करोगे और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो ठीक है, इसकी शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग एक संक्षिप्त परिचय अपना दे दूं आपको मैं। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया हुआ है लोक प्रशासन विषय से, साथ में एलएलबी हूं मैं। मुझे 3 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षाओं के संदर्भ में। मैंने यूपी पीसीएस के लिए ऑप्शनल के रूप में पबैड पढ़ाता हूं और जीएस का पेपर 2 मेरी विशेषता है। लेकिन पेपर 1 पे भी मैं मॉडल उत्तर आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं, और जहां लगेगा कि नहीं इस प्रश्न पे मैं नया नहीं कर पाऊंगा, उसको मैं स्किप कर दूंगा। ऐसा नहीं कि उसको जबरदस्ती उसका आंसर बनाऊंगा ही बनाऊंगा आप लोग के लिए, ऐसा नहीं है। तो जो मुझे लगेगा उसको स्किप भी करूंगा। तो ठीक है, शुरुआत करने से पहले आपको थोड़ा सा अनअकैडमी प्लस पर आने के लाभ बता देता हूं। अगर आप अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते तो आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले आपको मिलती है डेली लाइव क्लास। डेली लाइव क्लास के माध्यम से आप अपने एजुकेटर से इंगेज हो सकते हो, डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट हैं वो पूछ सकते हैं। पोल के माध्यम से यहाँ पर क्या होता है, एमसीक्यू चलाए जाते हैं जो आपको आपकी तैयारी का आकलन बताते हैं कि हाँ भाई, आप जो मान लीजिए आपने पॉलिटी पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, तो उसके एमसीक्यू पोल्स के माध्यम से होता है, उसमें निश्चित समय में उत्तर देना होता है। तो आप उसी दबाव में उस तरीके के आंसर देने के जो प्रैक्टिस में आ जाते हैं। दूसरा जो मिलती है चीज अच्छी, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलती है। इसमें पूरे मंथ का जो शेड्यूल होता है एजुकेटर का, वो उपलब्ध रहता है, जिसके माध्यम से आपको पता चल जाता है कि हाँ, हमें क्या पढ़ना चाहिए और हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा पूरे महीने में। लाइव टेस्ट और क्विजेस उपलब्ध है अनअकैडमी प्लस पर। साथ साथ में ये आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फ्री में भी उपलब्ध है। इनको फ्री में यूज करने के लिए आपको अनलॉक कोड यूज करना और डालना होता है। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं PS10, जिसके माध्यम से ये चीजें आपको अनलॉक हो जाएंगी और अपनी प्रिपरेशन को आप इवैल्यूएट कर सकते हो उसके माध्यम से। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। अगर आप यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी सेक्शन में जाते हैं तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पर्टिकुलर सेक्शन का। मतलब कि वहां पे किसी भी टीचर से किसी भी क्लास को आप कर सकते हैं, किसी एक प्रकार आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगाई जाए कि नहीं आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ये समस्त प्रकार की बाउंडेशन यहाँ पर नहीं होती है। अपने पसंद के सभी शिक्षकों के साथ एक साथ आप मोबाइल पर अध्ययन कर सकते हैं, लाइव वीडियो देख सकते हैं। अगर बाई चांस मिस कर देते हैं, रिकॉर्डेड रूप में भी आप उस क्लास को बाद में देखने की सुविधा मिलती है आपको अनअकैडमी पर। सभी कक्षाओं के बाद आपको पीडीएफ के रूप में क्लास नोट्स मिल जाते हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिए आप और प्रिंट आउट निकाल के अपनी पढ़ाई को आसान बना लीजिए। प्लस पर हर 4th क्लास, जो चौथी क्लास होती है, वो होती है आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन। डाउट क्लियरिंग सेशन में आप जो है पिछले 3 क्लासेस के जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो क्लियर कराने की कोशिश की जाती है। तो ये बेनिफिट बहुत अच्छा है प्लस का। बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजें अनअकैडमी पर फ्री में उपलब्ध हैं, जिसमें अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप उनका तत्काल यूज कर सकते हो। 500 फ्री लाइव क्लासेस, वीकली मॉक टेस्ट उपलब्ध है, फ्री लाइव क्विजेस हैं, 20,000 से अधिक क्वेश्चन है, डेली T20 क्वेश्चंस मिलते हैं जिसको 20 मिनट में आपको करना होता है। इन सभी फ्री प्रोडक्ट को यूज करने के लिए फ्री प्रोडक्ट्स को आपको अनलॉक कोड डालना होगा। आप अनलॉक कोड में PS10 डालकर इन सभी प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो बिना किसी पेमेंट के। ये फ्री है टोटल।
अनअकैडमी ऐप को आपको डाउनलोड करना है, अनलॉक कोड डाल के अपने फ्री प्लान को अनलॉक करना है। अनलॉक कोड मैं फिर से बता दे रहा हूँ, PS10 आप डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको करना क्या होगा, लर्निंग ऐप से डाउनलोड करके इस प्रकार से कुछ खुलेगा। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मैनेज गोल आपको आएगा। यहाँ पे आप UPPSC एंड UPSSC डाल के आगे बढ़ सकते हैं और अपने सेक्शन में पहुंच जाएंगे। जो भी फ्री प्रोडक्ट होंगे आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, आप उनको PS10 कोड डाल के यूज कर सकते हैं। तो बात आती है कि जब सब कुछ फ्री है तो प्लस पर क्या फायदा है, क्या अंतर है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो फ्री पे क्लासेस हैं उसमें लिमिटेड सिलेबस कवर कराया जाता है, ओकेशनली प्रैक्टिस सेट होते हैं आपके, ओकेशनली PDF नोट्स मिलते हैं और लिमिटेड डाउट सेशंस होते हैं। जबकि जब आप प्लस पर होते हो, सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, तो आपका सिलेबस कंप्लीट रूप से पूरा कराया जाता है रेलिवेंस मैटर के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट होता है, कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपको 10 ही टेस्ट मिलेगा या 20 टेस्ट मिलेगा। अनलिमिटेड होता है, जितनी आप कर सकते हैं, आपके पास क्षमता है आप कीजिए। अनलिमिटेड PDF नोट्स हैं, आपके सभी डाउट जो है सॉल्व कराए जाते हैं टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से। तो ये प्लस का बहुत बड़ा बेनिफिट है। अभी जो है 26 जनवरी से ये बैच शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ 9 फरवरी से 9 फेब से भी एक बैच जो है शुरू हो रहा है। तो दोनों बैच शुरू हो चुके हैं, लोअर फाउंडेशन के 9 फरवरी से भी और 26 जनवरी से भी। ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑप्शनल है, साथ में हिस्ट्री का ऑप्शनल जो है, इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 26 जनवरी से। और हिस्ट्री ऑप्शनल की 8 फरवरी से बैचेस शुरू करेंगे। प्रीलिम्स का बैच UPPCS का जो है 26 जनवरी से शुरू हो चुका है, साथ में 9 फरवरी से भी एक बैच रन करने वाला है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको। UPSI लेखपाल के बैच भी रन कर रहे हैं। प्रारंभ नाम से जो है बैच शुरू हो चुका है। ऑप्शनल ज्योग्राफी हिमांशु थापा सर और गौरव शुक्ला सर पब्लिक एड की क्लासेस ले रहे हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। UPPCS प्रीलिम्स के लिए 100 डे का कोर्स 26 जनवरी से शुरू हुआ। एक दूसरा बैच जो है 9 फरवरी से भी शुरू हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो प्राइस है, आपको एक्चुअल प्राइस है 12 मंथ की और 24, यही 2 कोर्स हैं जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ और ये आपको लेना चाहिए। इसके ऊपर वाले जो कोर्स हैं वो आपको बहुत महंगे पड़ेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। तो 12 मंथ का कोर्स आप लेते हैं तो उसकी फीस कितनी है, मात्र 7,000 रुपए। और वहां पे मेरा कोड यूज कर लेते हैं PS10 आप, तो आपकी फीस कितनी हो जाती है 1 साल की, मात्र 6,300 रुपए। इसी प्रकार 2 साल 24 महीने की फीस 8400 रुपए है। और फिर वहीं पे मेरा PS10 कोड यूज करते हो आप, तो आपकी 24 मंथ की फीस कितनी हो जाती है, 7,560 रुपए मात्र। इतनी कम फीस में आपको GS के मेंस का पेपर, प्री का पेपर, साथ में ऑप्शनल हिंदी निबंध, सारी चीजें मिल रही हैं। जिससे अच्छा जो है बेनिफिट और बेनिफिशियल क्लासेस आपको कहीं नहीं मिलेगी। ट्रायल बेसिस पे आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ पे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वो महंगा है, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। इतने कम समय में कोई सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। UPPCS 2020 का जो मेंस का पेपर हुआ है अभी, जिसकी शुरुआत 21 जनवरी से हुई थी और ये 25 जनवरी को समाप्त हो गया था 2021 में। उसके पेपर को हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं। पेपर 1 का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे क्या संभावित उत्तर हो सकता है। 5 क्वेश्चनों को हम लोगों ने इसको पेपर को 5 क्वेश्चन को 4 पार्ट में बांटा है, यानी कुल 20 सवाल करेंगे। हर वीडियो में 5 क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि क्या उसके संभावित उत्तर को हम लोग देख सकते हैं और क्या क्या हमें तरीके अपनाने चाहिए। जो पुछल्ले शब्द लगे रहते हैं उनका किस प्रकार से हमें टैकल उनको करना है, उनका कोई मतलब महत्व है या नहीं है, इन सब चीजों पर हम लोग डिस्कस करते हुए एक आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आया था आपका, हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी। इंग्लिश में क्वेश्चन था, राइट अ नोट ऑन द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड। कुल मिला के आपसे ये क्वेश्चन जो पूछा गया, क्वेश्चन का अंक कितना दिख रहा है आपको, 8 नंबर, सॉरी। और इसमें जो 8 नंबर सवालों के लिए शब्द सीमा है वो 125 शब्द है। जो मेंस का पेपर होता है, उस मेंस के पेपर में इस सवाल को लिखने के लिए आपके पास जगह दी रहती है ज्यादा, खासतौर से GS वाले सेक्शन में। ऑप्शनल में तो कम देते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि आपको जो 8 नंबर वाला सवाल है, इसको जो टाइम पीरियड आप इसके लिए दे सकते हो एक सवाल के लिए, 8 से 9 मिनट बस। इससे अगर अधिक आपने अपने सवाल पे समय देना शुरू किया तो होगा क्या कि आपको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आने वाले सवालों को लिखने में। इसलिए टाइम मैनेजमेंट और वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए आपको बढ़ना है, क्योंकि एक्सेस लिखने पर भी नंबर कट जाते हैं। मान लीजिए 125 शब्द, तो ऐसा नहीं गिन के लिखिए आप, 125 को 130, 135 तक अधिकतम पहुंचा सकते हैं आप। अब आप 125 को 225 पहुंचा दें, 250 पहुंचा दें, तो क्या होता है, ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता है और वर्तमान परीक्षा प्रणाली जो है इसको स्वीकार नहीं करती और आपके अंक जो है कटते जरूर है।
तो इस बात का विशेष ध्यान देना है आपको। 125 से तो अधिकतम से अधिकतम, बहुत आप जा रहे हैं तो 150 जाइए, लेकिन मेरा कहना है कि 125 से तो 130, 35, 40 तक जाकर रुक जाइए, उसके बाद मत बढ़िए आगे। क्योंकि इससे एक तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, आप शब्द सीमा को अवहेलना कर रहे हैं। दूसरा जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, आपके आने वाले सवालों को अच्छे से आप उसके संग न्याय नहीं कर पाएंगे, या तो क्वेश्चन आपको छूट जाएंगे, या फिर ऐसे लिखे जाएंगे जिनका बहुत महत्व नहीं होगा। तो ठीक है, चलिए अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इस पर क्या क्या आंसर लिखा जा सकता है, क्या होना चाहिए। कुल मिला के पूछ रहा है कि टिप्पणी करना है आपको शहरी नियोजन पे। टिप्पणी का अर्थ क्या हुआ कि भाई देखिए, कुछ खास नहीं है, जो था उसी को आपको बताना है, अपनी तरफ से नहीं कुछ जोड़ना है, नहीं कुछ घटाना है। जो उस टाइम पे आपको लगता है हड़प्पा सभ्यता में जो आपने पढ़ाई करी है, आपको जो जानकारी मिली है पढ़ने के दौरान या खुदाई के दौरान जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और जो हमें उपस्थित तरीके से प्राप्त हैं साक्ष्य के रूप में, कि हाँ इस माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो एक टाउन प्लानिंग की परिकल्पना है देखी जा सकती थी, या हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, उसके संदर्भ में जो भी आपके पास तथ्य हैं उनको आपको जो है यहाँ पे प्रस्तुत करना है। ले देखिए, तो देखिए सबसे पहले आपको बताना होगा, सबसे पहले क्या करना होता है, जो सवाल है इसमें आपको प्रस्तावना देखिए, हर सवाल में प्रस्तावना निष्कर्ष देना पड़ता है, ये अनिवार्य होता है। तो प्रस्तावना आपने दिया, प्रस्तावना में आप बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि किसका कालखंड कब से कब तक है, और ये अन्य तत्कालीन जो सभ्यताएं थी उनसे विकसित थी, ये आप बताते हुए आपको, क्योंकि बहुत लिमिटेड शब्द है 125, तो आपको करना क्या है, 20 से 30 शब्द आपको प्रस्तावना की रखने हैं बस। इसमें आपने बस हड़प्पा सभ्यता के बारे में मोटा मोटा आपको बता देना है कि भाई ये इस समय कालखंड की है, और अपने तत्कालीन समय की जो सभ्यताएं थी उनसे ये उत्कृष्ट रूप में प्रदर्शित होती। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक छोटी सब हेडिंग बनाएंगे, उसके नीचे आप हेडिंग बनाइए कि निम्न तथ्यों से हड़प्पा सभ्यता के शहरी नियोजन पर प्रकाश डाला जा सकता है, या जो भी आपको उचित शब्द लगता है डाला जा सकता है। ठीक है, आपने इस तरीके से हेडिंग बना दी। अब आपको जो उत्तर देना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो हम लोगों ने अपनी कॉपियां देखी हैं पहले जाके आरटीआई के माध्यम से, या जो लोग सेलेक्ट हैं, जो टॉपर्स हैं, उनसे बातचीत करने के बाद ये समझ में आया है कि आप यहां पर आंसर देने का जो कोशिश कीजिए, या बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे आप आंसर, तो आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, बशर्ते कि अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं। बुलेट पॉइंट लिखिए, साथ में आप डायग्राम भी बना सकते हैं, अभी बताऊंगा कैसे डायग्राम बनाना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि शहरी नियोजन पर क्या क्या आपको ऐसा दिखता है जिसके माध्यम से कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, या शहरी नियोजन के जो प्रमाण वहां पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि वहां पे जो मकान बने थे उसमें क्या था, पक्की ईंटों का प्रयोग था, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। यह क्या इंगित करता है भाई, कि वो सभ्यता काफी विकसित थी, इतनी साल पहले की सभ्यता में पक्की ईंटें बनाई जाती, पक्की ईंटों के मकान बने थे। दूसरा आप बताइए इसमें कि जो नालियां थी वो ढकी थी और जालीदार थी, जो क्या है, एक अपशिष्ट प्रबंधन या ठोस कचरा प्रबंधन, या आप कह सकते हैं कि वेस्ट वाटर को सही प्रकार से नियोजित करने की एक बेहतरीन क्या कहते हैं कि प्रणाली थी, जो वर्तमान में भी लागू होती। ये दिखाती है सभ्यता को कि ये शहरी नियोजन की सभ्यता थी। मनके बनाने के कारखाने, ये क्या है, कारखाने जैसी आधुनिक प्रणाली भी आपको तत्काल वहां पर देखने को मिलती है। और क्या बताएंगे आगे आप, विशाल अन्नागार, अन्नागार मतलब कि स्टोरेज सिस्टम को जो है ये दर्शाता है, जो कि वर्तमान में भी आप देखोगे तो इस पर बात चल रही है। विशाल अन्नागार आपको मिला, साथ में विशाल स्नानागार,
स्नानागार, मतलब कि कम्युनिटी जैसे स्विमिंग पूल जैसी कह सकते हैं संकल्पना वहां पर आपको देखने को मिलती है। साथ में बताइए लोथल पर जो बंदरगाह की प्राप्ति हुई है, लोथल बंदरगाह, तो बंदरगाह जैसी आधुनिक प्रणाली भी यानी कि इसका मतलब कि व्यापार और वाणिज्य जैसी प्रणालियां बंदरगाह के माध्यम से होती थी। मध्य एशिया के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। यह भी क्या है, एक शहरी सभ्यता की ओर इंगित करता है। उसके बाद आप क्या बता देंगे, आपको इसके बाद जैसे समझ में आता है, जैसे कि भाई क्या बता सकते हैं आप कि जो और चीजें आपको समझ में आती है, जैसे कि आप इसमें जो देखिए है क्या, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप ये मानिए कि आप पूरा जब लाइन लिखोगे तो ये बढ़ेगा, तो आपके शब्द सीमा, जैसे कि एक पर्टिकुलर बच्चा क्या होता है, एक लाइन में जो आयोग की कॉपी होती है 8 से 10 या 9 शब्द जो है मान के चलिए लिखता है। तो जैसे ही आप पूरा क्वेश्चन 10 से 12 लाइन तक पहुंचते हैं, आप 120 सवाल तक पूरे हो जाते हो। तो इस बात को ध्यान देना कि आपके शब्द कितने आ रहे हैं लाइन में, उसी आधार पर अपनी लाइनों को बढ़ाते हुए चलना। मेरा बार बार शब्द सीमा की तरफ इंडिकेशन देने का मतलब यह है कि अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो यह नुकसानदायक होता है। तो इस प्रकार से अनेक जो है हमें उदाहरण मिलते हैं जो कि बताते हैं। साथ में आपको कुछ अपवाद भी बताने हैं कि ऐसा नहीं कि हर जगह हमें अपवाद स्वरूप, कुछ जगह कच्ची ईंटों का प्रयोग भी मिलता है आपको देखने को, और दूसरी जगह क्या कहते हैं कि बहुत ही कालीबंगा जैसे आधुनिक कृषि की पद्धतियां जो है, कालीबंगा में आपको सिंचाई प्रणाली यानी कि जल प्रबंधन जैसी आधुनिक तकनीक भी आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ आप क्या करेंगे, उत्तर को यहां पर लाकर रोकेंगे और 20 से 30 शब्दों का आप करोगे क्या, निष्कर्ष लिखोगे, निष्कर्ष। और निष्कर्ष में यह लिखोगे कि इन प्रणालियों या उपरोक्त जो उदाहरणों के माध्यम से या उपरोक्त साक्ष्यों के माध्यम से यह स्वीकार करने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं किया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता अपने तत्कालीन सभ्यताओं में सबसे उत्कृष्ट थी, और साथ साथ उसमें जो शहरी नियोजन के तत्व थे वो विद्यमान थे। तो इस तरीके से करके आपने क्या किया, अपने उत्तर को समाप्त कर दिया। ठीक है, आपका पहला उत्तर समाप्त हो गया। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है आपका इसी तरह के। दूसरा क्वेश्चन आया था हम लोगों का, वर्ण व्यवस्था पर गांधी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। वर्ण व्यवस्था पर गांधी के विचारों का मूल्यांकन करना था आपको। यहां भी शब्द सीमा कितनी है, 125 शब्द। क्वेश्चन के मार्क्स हैं 8, और यहां भी टाइम आपको देना है 8 से 9 मार्क्स, 9 मिनट। ठीक है, इस तय टाइम में आपको पूरा उत्तर लिखना है भाई, इसका विशेष ध्यान देना। पहले यहां पे भी वही काम करेंगे हम लोग, प्रस्तावना में 20 से 30 शब्दों में आप गांधी जी और उनके विचारों के बारे में अवगत कराएंगे कि गांधी जी को सब लोग जानते, तो आप भी जानते ही हो, कुछ भी लिखो, लेकिन बताओ आप कि गांधी जी ने समाज के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए। उन्हीं विभिन्न पहलुओं में से एक पहलू वर्ण व्यवस्था थी, जिस पर गांधी जी के विचार हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप क्या कीजिए कि पहले 5-6 पॉइंट में आप बता दीजिए कि भाई क्या क्या गांधी जी को इस आंसर को अगर बेसिकली आप चाहोगे तो आप जो है पॉइंटों में भी लिख सकते हो। और इसको क्योंकि यहां कह रहे हैं मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन में क्या होता है कि आपको बताना होता है कि उनके विचार जो है, वैसे तो मूल्यांकन का अर्थ होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन मूल्यांकन आप तभी कर सकते हो जब आप उस स्थिति में हो। अब गांधी जी के विचारों का मूल्यांकन आप नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करोगे, जो उनका आदर्श था इस व्यवस्था को लेकर, उनका जो मत था, उसी को आप डिटेल कर दोगे यहां पर, भाई इस तरीके से गांधी जी इस बारे में ये सोचते थे। तो आप बताइए अलग अलग कंटेंट में कि गांधी जी ने क्या किया। गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया, है गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को। इसे क्या माना है, दैवी प्रकृति, दैविक प्रवृत्ति माना है, मतलब कि भगवान की देन माना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बात का, यहां तक आपको लगेगा गांधी जी ऐसे कैसे करते थे, लेकिन इन्होंने अस्पृश्यता को हमेशा जो है अस्पृश्यता की बुराई करी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो वर्ण व्यवस्था माना उसे क्या माना, कर्म आधारित, मतलब इन्होंने वंशानुगत ना होकर कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को इन्होंने बल दिया।
समाज में जो हरिजन थे, हरिजन जिनको दलितों को इन्होंने हरिजन बोला, हरिजनों के उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया। इसका अर्थ है कि इन्होंने पता था कि ये जो व्यवस्था है इसके माध्यम से क्या हुआ है कि कुछ वर्गों का जो है विकास बाधित हुआ है, साथ साथ में उनका शोषण हुआ है, इसीलिए इनके उत्थान में लगे रहे। इन्हें इनके लिए इन्होंने क्या किया, अलग से मैगजीन भी निकाली, कुछ संगठन भी बनाए। अगर उनको आप मेंशन करना चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। साथ में आप बताइए 1932 में जो इनका पूना पैक्ट हुआ अंबेडकर जी के साथ में, उसके बारे में बताइए आप कि ये दर्शाता है कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था वाली जो व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग प्रयासरत थे उसके खिलाफ थे, और गांधी जी चाहते थे कि जो बंटवारा या जो समाज में विभेद हो वर्ण के आधार पर वो ना हो। इसके लिए इन्होंने पूना पैक्ट के तहत समझौता किया और इनके लिए सीटों का आरक्षण करवाया या सीटों को जो है प्रदान कराया कि इनको इतनी सीटें मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है बता के आप बता सकते हो कि पहले क्या क्या किया। अब फिर मूल्यांकन पर आप आ जाओगे। मूल्यांकन प्रणाली में आप लिखोगे कि हालांकि गांधी जी की वर्ण व्यवस्था पर बहुत ही ज्यादा स्पष्ट विचार हमें देखने को पढ़ने को नहीं मिलते हैं, परंतु जो भी उनके विचार उपलब्ध हैं वो वर्ण व्यवस्था जिसका हमारा समाज जो है जिसको धारण करता है, मतलब वर्तमान वाली धारण करता है, अर्थात वर्तमान वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को कर्म प्रधान या कर्म आधारित माना। कर्म आधारित माना, ठीक, इस तरीके से आप बताएंगे। फिर आप कहेंगे कि हालांकि गांधी जी वर्ण व्यवस्था में छेड़छाड़ के विरोध में भी दिखते हैं। बस इतना करके उत्तर समाप्त कर दीजिए। आपने बता दिया कि भाई क्या क्या तत्व थे, यानी पुट थे उनके विचार के, और साथ में आपने बता दिया कि ऐसा नहीं कि गांधी जी पूरी तरीके से वर्ण व्यवस्था को जो वर्तमान प्रणाली उसके आधार पर लागू करना चाहते थे, वो जो है इसके इतर कार्य करते थे, वो इसको कर्म प्रधान या कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था के आधार पर देखते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने उत्तर को पूरा कर दिया। और आप जब गिनोगे पूरा आंसर लिख के इस फॉर्मेट पे अपने पास, आप करना क्या, आप लोग लिखना है इस आंसर को, इन बिंदुओं को और उसके साथ साथ में जो आपके अपने बिंदु हैं उनको भी, उन अपने बिंदुओं को मिला के और इन बिंदुओं को मिला के भी आप उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। और लिख के देखिएगा, गिनिएगा शब्द आपके कि 8 नंबर पे आपके 120 से 130 शब्द जो हो रहे हैं, प्रैक्टिस लगातार इतने पर करते रहिए, तभी जाके एग्जाम में आप इस पे सफल हो पाएंगे इस कंसेप्ट को पूरा करने में कि 120 से 30 शब्दों के बीच में आपको उत्तर निष्कर्ष सही समेटना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इटली में फांसीवाद के नेता मुसोलिनी की विदेश नीति के पर समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए। देखिए, विश्व इतिहास के जो क्वेश्चन आएंगे उस पर मैं ज्यादा नहीं करूंगा फोकस, कारण क्या है कि मेरा हिस्ट्री और खासतौर से वर्ल्ड हिस्ट्री पर इतना वो जो है अच्छे से उत्तर नहीं फ्रेम कर पाऊंगा आप लोग के लिए, इसलिए उस पर मैं बात नहीं करूंगा। चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री के आगे जो भी क्वेश्चन आए उसको भी हम लोग निगलेक्ट करके चलेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री और कल्चर। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत को एक सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज होने के लाभों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन है 8 नंबर का, और यहां पर भी क्या है, आपको 125 शब्दों में उत्तर देना है। टाइम वही फिर आपको 8 से 9 मिनट। क्लियर? तो ये हम लोग का चौथा प्रश्न है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2020 की यूपीपीएससी 2020 का जो मेंस हुआ है उसके पेपर 1 का ये आपका 4th क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, भारत को एक सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज होने के लाभों का वर्णन कीजिए। कह रहा है कि कंपोजिट कल्चर, इंग्लिश में कंपोजिट कल्चर बोलते हैं, सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज। कह रहा है कि जो भारत में एक सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज है
उसके लाभों को बताइए। सपाट सवाल है, आपसे सिर्फ क्या पूछ रहा है, कंपोजिट कल्चर जो सोसाइटी है हमारे यहाँ पर इंडिया में, उसके लाभ बताने हैं। सिर्फ सकारात्मक मतलब मूल्यों पर बात करने की ये बात कर रहा है। तो क्या करेंगे आप इसमें, आप पहले प्रस्तावना लाएंगे। प्रस्तावना कितनी होगी आपकी, 20 से 30 शब्दों की। इसमें क्या बताएंगे आप कि सम्मिश्रित सामाजिक सांस्कृतिक समाज यानी कंपोजिट कल्चर होता क्या है। तो इसमें बता दीजिए आप कि सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज विभिन्न विभिन्न इसमें ऐसे बोला, ऐसे इसको इस तरीके से बता दीजिए आप कि विभिन्न धर्म और वर्ग के लोग समानता के भाव के साथ आपसी सहयोग और एकता के पक्ष के साथ जब मिलजुल कर एक जगह रहते हैं और एक दूसरे के विकास में सहायक होते हैं, तो ऐसे समाज को हम लोग सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज की संज्ञा देते हैं। ठीक, आपने 20 से 30 शब्दों में बता दिया। और अच्छी आपके पास डेफिनेशन है, आपको और अच्छा कुछ याद आता है तो आप बता दें, लेकिन ध्यान रखिएगा 20 से 30 शब्द में ही है, क्योंकि आपको इतने में ही निष्कर्ष भी बताना है। ऐसे क्वेश्चनों में निष्कर्ष भी अच्छा होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, बताने के बाद 20 से 30 शब्दों में कि सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज क्या होता है, आप तुरंत आ जाएंगे लाभ पर, क्योंकि क्वेश्चन की मेन डिमांड क्या है, लाभ। हेडिंग बनाया आपने लाभ, और स्टार बना बना के आपने उत्तर देने प्रारंभ कर दिए। सबसे पहला क्या लाभ आपको प्रतीत होता है, इससे पहले क्या होता है, गंगा जमुनी संस्कृति जो है हमारी, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता वाली संस्कृति का विकास समाज में भाईचारा, सहिष्णुता का विकास, संघर्ष रहित व गतिशील समाज का निर्माण। जब क्या है कि समाज में संघर्ष नहीं होता है, गतिशीलता बनी रहती है, तो आर्थिक विकास भी जो है इसके माध्यम से उन्नत हो जाता है। आर्थिक विकास उन्नत, और आर्थिक विकास जब उन्नत होता है तो समाज में क्या आती है, सामाजिक समानता। ठीक, और सामाजिक समानता आएगी तो क्या होगा, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, आपसी विश्वास, इन सब तत्वों की, अन्य तत्वों का भी समाज में विकास होता है। इस तरीके से आपने क्या किया, और भी बहुत सारे लाभ हैं। ऐसे समाज में क्या होता है, कानून व्यवस्था क्या होती है, सरल होती है, क्योंकि जब समाज में टकराव नहीं होगा, चीजें नहीं होंगी, तो क्या होगा, कानून व्यवस्था जो है सरल रहती है और वहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो इतना बनाएंगे आप, तो आप देखोगे कि 8-9 पॉइंट आपके हो गए। और उसके बाद निष्कर्ष के रूप में जब आप लिखोगे तो निष्कर्ष देखिएगा थोड़ा संतुलित लिखना पड़ेगा कि हालांकि यह एक आदर्शात्मक व्यवस्था है जिसका वर्तमान में बहुत हद तक पतन देखने को मिल रहा है, परंतु भारत को अपने इस कंपोजिट कल्चर को बनाए रखते हुए जो भी इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए और एक सहिष्णु समाज का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार से करके आपने अपना उत्तर पूरा कर दिया और आपका ये आंसर पूरा हो गया। इस तरीके से ये एक अच्छा उत्तर। इसके अलावा मैंने जैसा बताया कि आप लोग डायग्राम का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से गोला बना लिया करिए, यहाँ पे लाभ लिख दीजिए और अन्य लाभ जो यही पॉइंट में लिखा है आपने इसको भी यहाँ दर्शा सकते हैं। 4 पॉइंट के बाद बीच में डायग्राम, फिर लास्ट के 4 पॉइंट, फिर निष्कर्ष। ये आप पिछले क्वेश्चनों में भी इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे गांधी जी के विचार थे तो आपने गांधी जी के विचार बता दिए, किस चीज के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में, इस तरीके से करके
इसी प्रकार जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा था नगरीय हड़प्पा सभ्यता वाला, उसके हड़प्पा सभ्यता के नगरीय नियोजन के तत्व बता दीजिए, और इस तरीके से गोला बना के डायग्राम का प्रयोग करके भी अपने उत्तर को जो है स्टैंडर्ड की तरफ ले आ सकते हैं, और 1-2 नंबर एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं पर क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, समकालीन भारत में प्रमुख महिला संगठनों के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। देखिए आलोचनात्मक परीक्षण, देखिए इस शब्द को समझिएगा, आलोचनात्मक परीक्षण क्या होता है। देखिए आलोचनात्मक परीक्षण जब है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको उसका नेगेटिव पॉजिटिव बताते हुए फाइनली एक कंक्लूजन तक पहुंचना है। ठीक है, आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब आलोचना करना नहीं होता सिर्फ, मतलब जो उसमें कमियां हैं उसको गिनाते हुए उसके फायदों को बता के अंत करना होता है आपके सवाल को, इस तरीके से। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है ये, आपको फिर वही 125 शब्द वाली सीमा है यहां पर, और टाइम क्या है 8 से 9 मिनट, इतने में आपको उत्तर लिखना है। सबसे पहले आपको बताना होगा कि भारत के प्रमुख महिला संगठन कौन कौन से हैं। तो बहुत सारे जितने भी एनजीओ आपको याद आ जाए महिलाओं संबंधित, ठीक है। भूमिका में आपको पहले बताना होगा, सबसे पहले देखिए मैं प्रस्तावना बताना भूल गया, मैं प्रस्तावना जरूर लिखिए आप। प्रस्तावना में आप बताएंगे कि महिला संगठनों के होने के से क्या फायदे हैं, यानी कि समाज जो है, महिलाओं का जो समाज है वो क्या होता है, सशक्त होता है, और महिलाएं जो है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाती हैं इसके माध्यम से। साथ साथ उनके साथ जो समाज में अवहेलना हो रही होती है या उनके संग जो दिक्कतें आ रही होती है उसको दूर करने के लिए संगठन जो है उनका सहयोग उनको प्रदान करते हैं। इस तरीके से जो है आप अपनी चीजों को आगे लेके चल सकते हैं और अपनी चीजों को बता सकते हैं। और फिर आपको बताना है कि प्रमुख महिला संगठन जो हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें आप नाम दे दीजिए, लिख दीजिए हेडिंग बना के, प्रमुख महिला संगठन। ठीक है, पूछा नहीं है, नाम नहीं पूछा है, लेकिन आपको फिर भी बता दीजिए, जैसे सेवा, आपका जो सेवा के अलावा स्वधारा संगठन, ठीक है। इसी तरीके से आप बता सकते हैं महिला किसान संगठन, उसके साथ साथ कुछ जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्व सहायता समूह, जो गांव में महिलाएं ही मिलकर अपना काम करती हैं, स्व सहायता समूह। तो आपने कुछ 4-5 नाम दे दिए, पूछा नहीं, आप बता देंगे तो अच्छी बात है, नहीं बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पूछ रहा है इनका योगदान, क्या पूछ रहा है, योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो योगदान बताएंगे तो अपने आप में क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया इनके लिए ना, योगदान ही अपने आप में पॉजिटिव है, योगदान मतलब लाभ। और जब आप थोड़ी सी इसकी फिर कमियां बता देंगे, तो योगदान में आप बताइए क्या क्या योगदान है। योगदान महिला संगठन क्या हुआ, पितृसत्तात्मक जो सामाजिक व्यवस्था है पर चोट, ठीक। दूसरा योगदान महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा, और सशक्तिकरण तीनों स्तर पर कैसे, राजनीतिक, बता दीजिए डैश करके कहां, 73वां संविधान संशोधन में जो आपको 33% का आरक्षण, आर्थिक रूप से जो है महिलाएं जो है स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो है आपसी ऋण व्यवस्था करके एक दूसरे का सहयोग करती हैं, तो आर्थिक रूप से सक्षम हुई। सामाजिक, अनेक एनजीओ के माध्यम से क्या हो रहा है, सामाजिक उत्थान, और जो इनके सामाजिक पिछड़ापन है महिलाओं का, उनको दूर करने के लिए अनेक कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा और एनजीओ और बहुत सारे संगठनों के माध्यम से, संगठन क्या करते हैं, सरकार पर भी दबाव बनाने का काम करते हैं कि महिला हित में वो कार्य करे या उनके संबंधित कुछ नीतियां योजनाओं को लेकर आए। तो इस प्रकार से महिला सशक्तिकरण को इसने प्रोत्साहित किया है, यानी योगदान दिया है किसने, महिला संगठनों ने। उसके साथ साथ आप क्या बता सकते हैं इसमें कि इसने क्या किया है, जो भारतीय नारी है उसे वैश्विक पहचान दिलाई। अगर ये महिला संगठन ना होते
जैसे बहुत पुराने, ऐसा तो नहीं आज ही है, ये ऐतिहासिक रूप से कोई ना कोई संगठन आगे आते रहे और अब जो है इनके माध्यम से महिलाओं में जागृति पैदा हुई और महिलाएं इंटरनेशनल लेवल पे, भारतीय महिलाएं जो है सशक्त है, उनका चेहरा सब लोग देखते हैं। इसमें इंदिरा नूई का नाम डाल सकते हैं या जो भी नाम आपको याद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के, कमला हैरिस का नाम डाल दीजिए। इस तरीके से नाम डाल के आप एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपने बता दिया, एक दो पॉइंट और पॉजिटिव बहुत पॉइंट देखेंगे, ढूंढेंगे तो बहुत मिल जाएंगे योगदान में आपको। तो इस तरीके से करना है, लेकिन हमें लिमिट में रहना है। मैंने बार बार आपको कह रहा हूं, लिमिट का जरूर ध्यान दीजिएगा। लिमिट में दोनों, यानी कि समय की लिमिट का और साथ साथ में अपने शब्द लिमिट की, दोनों का आपको लिमिट का ध्यान देना। नहीं देने पर क्या होगा कि आपको नुकसान ही नुकसान होगा, ऐसा मेरा मानना है। और मानना क्या, ऐसा होता ही है। फिर आपको बताना है समस्याएं, कुछ क्या समस्याएं हैं जो महिला संगठन है वो किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो पहला, संसाधनों का अभाव। संसाधनों का अभाव, जो संगठन है वो संसाधनों के अभाव से ग्रस्त है, तो क्या होता है, एक बढ़िया काम नहीं कर पाते हैं। दूसरा, प्रशिक्षण का अभाव। इन संगठन बन तो गए लेकिन प्रशिक्षण का अभाव है कि कैसे काम करना है, क्या करना है। सामाजिक तथा राजनीतिक मान्यता का अभाव। तो ये जो कारण है, और भी बहुत सारे कारण हैं। आर्थिक कारण भी है, आर्थिक रूप से असक्षम है। तो ये सब कारणों की वजह से जो ये कर सकते थे, फिर आप, और इसके बाद निष्कर्ष में आपको लिखना है 2 से 3 लाइन में, कि 2 से 3 लाइन में लिखना है निष्कर्ष कि उपरोक्त समस्याओं बाधाओं के कारण जिस प्रकार की योगदान की अपेक्षा इन महिला संगठनों से की गई थी, वो उतना रूप में समाज को नहीं मिल पाया है, या इन संगठनों ने वो भूमिका नहीं अदा कर पाए जो इनसे अपेक्षा की गई थी। अतः इनकी जो बाधाएं हैं उनको दूर करके हम क्या कर सकते हैं कि इनको मजबूत बना सकते हैं, और इनके माध्यम से महिलाओं की स्थिति को भी मजबूत बनाने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से करके आपने अपना क्या किया, उत्तर को पूरा कर दिया। तो ये मैंने 5 क्वेश्चन में से 4 ही कराए खैर आज, क्योंकि एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का जहां जहां भी आएगा वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन उसको मैं इग्नोर करूंगा। और इस तरीके से मेरे द्वारा कोशिश की जाएगी कि आपको पेपर 1 के सारे क्वेश्चन, पेपर 2, पेपर 4 समय समय पर उपलब्ध किया जाए। फिलहाल चारों पेपर तो लेके आऊंगा ही मैं, मतलब चारों सेट, यानी कि 5-5 क्वेश्चन के 4, यानी 20 क्वेश्चन पेपर 1 के लगातार आज से 4 दिन तक। टाइम यही होगा, 1 PM पर ये क्लास आएगी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मंडे से लेकर सैटरडे तक इस प्रोग्राम को हम लोग संचालित करेंगे। आप लोग जुड़ के इस प्रोग्राम के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इस जो खास डिस्कस है, ये खास मेंस के लिए, यूपी पीसीएस मेंस का जो प्रोग्राम मैं लेके आ रहा हूँ, यूपी पीसीएस मेंस वाले में आंसर क्या होना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। 6 क्लासेस में उम्मीद है कि 4 पेपर इसके, 2 पेपर पेपर 2 के, फिर अगले मंडे को भी देखते हैं तो लेके आएंगे। तो ये 6 क्लासेस आपको तो कंटिन्यू फिलहाल मिल ही रही हैं, इनको देख लीजिए और आप लोग करिए क्या, इसके माध्यम से अपने उत्तर को, इन पॉइंट को यूज करके एक आंसर बनाइए जो मैं तरीका बता रहा हूँ, और फिर देखिएगा कि आप क्या एक सुटेबल आंसर लिख पा रहे हैं, और लिख रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। और ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि जो मैंने बता दिया सिर्फ उतना ही, और एक्स्ट्रा जोड़िए, लेकिन 2 चीजों का ध्यान, समय सीमा और शब्द सीमा, इन दोनों का विशेष ध्यान देना है आपको, तभी उचित उत्तर माना जाता है। ये नहीं कि 2-3 घंटे में लिख रहे हैं अजीत 8 नंबर का सवाल आराम से, तो वो आदत डाल देंगे तो हमेशा हमेशा गड़बड़ रहेगा। आदत वैसी डालिए जिसका इस्तेमाल आपको एग्जाम में करना है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग क्लास में जुड़ने के लिए। ध्यान दीजिएगा, PS10 कोड का यूज करके अनअकैडमी पे किसी कोर्स में एडमिशन ले लीजिएगा। मेंस के लिए क्लासेस प्लस पर चल रही हैं, और अनेक कोर्स जो हैं 9 फरवरी से शुरू होने वाले हैं, अपकमिंग 9 फरवरी से PCS प्री के लिए, मेंस के लिए हिस्ट्री का बैच शुरू हो रहा है। तो PS10 कोड यूज करके आप लोग आ सकते हैं, मेंस की क्लासेस, आंसर राइटिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, साथ साथ में हमसे जुड़कर अपने ऑप्शनल की तैयारी भी आप कर सकते हैं। इन सब चीजों का लाभ लेने के लिए PS10 कोड यूज करके अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लासेस के लिंक उपलब्ध हैं, आप उनके माध्यम से डायरेक्ट क्लास में जा सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है पहले, लिंक के माध्यम से सीधे विभिन्न क्लासेस में पहुंच सकते हैं। तो PS10 कोड यूज कीजिएगा फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए भी, और अनअकैडमी में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और साथ में लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि ये क्लास मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम लोग मिलेंगे अपने समय पर 1 बजे, और आप अगले 5 क्वेश्चनों की तरफ से आप चाहे तो पहले से क्वेश्चन भी देख के आ सकते हैं, पेपर तो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है ही है।
क्वेश्चन देख लीजिएगा और अपने भी विचार उसमें लेके आइएगा और हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक का इसी टाइम पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।